Hello students, today this is the part third of chapter number first। मैंने आपके लिए जो वीडियोस हैं वो थोड़ी शॉर्ट करके बनाई हैं, छोटी छोटी अलग अलग पार्ट्स में बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको देखने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म और कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब लॉ का हम वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा जो फोर्स है, कूलम्ब लॉ किसको बताता है? फोर्स को। कि फोर्स जो होता है वो चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चार्ज हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जब हम उसको लिखेंगे तो कुछ ना कुछ वेक्टर फॉर्म में भी वह लिखा जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? समस्या हमारे सामने ये है कि हमारा जो Q1 है और हमारा जो Q2 है, दोनों ही कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी हैं। उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसी है? वह भी स्केलर क्वांटिटी है। बट जब हम किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको लेट कर लेते हैं एक्स वाई में, तो इनके अलग अलग हमें पोजीशन वेक्टर मिलते हैं R1 R2। तो जब हम इन पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे, मान लीजिए ये हमारे पास दोनों सेम चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। जब फर्स्ट चार्ज है वो सेकंड चार्ज पर F21 फोर्स लगाएगा, और सेकंड जो चार्ज है फर्स्ट चार्ज पर F12 फोर्स अपोजिट साइड में लगाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे जब हमारे पास दो अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह से R1 और R2 पोजीशन वेक्टर हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए R1 की डायरेक्शन इधर होगी, जब हम इसको लिखेंगे हेयर R1 की जो डायरेक्शन इधर होगी उसे हम लिख सकते हैं R12, ठीक है, R21। और जो Q2 का डायरेक्शन होगी उसको हम R12 लिख सकते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं। यानी कि जब हम इधर से वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये हमारा रूल होते हैं, ट्रायंगुलर रूल इसमें लग गया है। तो यहाँ पर R का जो डिफरेंस है वो एक तरफ से R2 माइनस R1 हो गया है, उसको हमने 2 1 बोल दिया है। दूसरी तरफ से जब हम देखते हैं तो R1 माइनस R2 हो गया है, तो R12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ हेयर the force on charge Q1 Q2 के कारण जो चार्ज लगेगा वो लगेगा F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R² इंटू, देखिए अभी तक हमारे इसमें कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिससे हम ये बता सकें कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक डायरेक्शन के लिए एक वेक्टर लेना पड़ेगा, और वो वेक्टर हम अपने पास से कुछ मैथमेटिकली तो ले नहीं सकते, लेकिन वेक्टर फॉर्म में हमने एक यूनिट वेक्टर पढ़ा था 11th क्लास में, उसी का हम सहारा लेंगे, उसी को हम यूज़ करके लिख देंगे 1 2, ये R कैप इंटू 1 2। अभी इसमें क्या है? ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का जो परिमाण होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। इसमें ओनली हमारी डायरेक्शन होती है, उसी के लिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया। ध्यान रखेंगे, और 1 2 यहाँ भी 1 2, ठीक है। नाउ वी नो दैट हम ये जानते हैं कि R12 कैप होता कितना है, कैसे निकलता है? तो किसी भी वेक्टर का ऊपर वेक्टर, नीचे उस वेक्टर का परिमाण निकलता है। वेक्टर का परिमाण कितना रहेगा? चाहे इधर से आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए, चाहे इधर से, और इधर से 10 मीटर है तो इधर से भी 10 मीटर होगा, इधर से 2 सेंटीमीटर तो इधर से भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो परिमाण पे कोई फ़र्क ऐसा पड़ता नहीं है। तो R12 ये R12 और नीचे R12 को R12 लिख सकते हो आप, या R यहाँ इसको लिख सकते हैं। देन F12 कितना हो जाएगा?
एफ वन टू जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर अपॉन R। ठीक है, ये हमारा वेक्टर की जगह आ गया। जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू R12, इस तरह से हमारा F12 वेक्टर फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर इस 1 2 को 2 1 लिखना चाहें, मतलब इसकी दिशा पलट दें, जिससे डायरेक्शन पलटेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो हम इसको 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू R21 लिखने की अगर कोशिश करें तो यहाँ निगेटिव हमारा साइन आ जाएगा। और जो हम अगर कंपेयर कराएंगे तो ये 1 2 था, तो यहाँ 1 2 था, 2 1 हो गया, तो ये -F21 हमारा हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा F12 = -F21 हो गया, यानी कि ये न्यूटन नियम को भी, न्यूटन्स लॉ को भी एक तरह से फॉलो करता है। ठीक है।